बदलते भारत की शान। A fish farming is an ocean of opportunities. बट फिश फार्मिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप मछलियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो उस दौरान काफी सारी मछलियां मर जाती हैं, जिससे कि फिश फार्मर को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप ਦੇ ਵਿੱਚ। एक बार फिर से लुधियाना में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे स्टार्टअप जर्नी जो जुड़ी है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से, साथ ही उन फार्मर्स के लिए काफी मददगार होने वाली है जो फिश फार्मिंग करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप जितेंद्र। वेलकम मैम। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं आज मैकेनिकल इंजीनियर जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद हमारे व्यूअर्स को दे दें। नमस्कार जी, मेरा नाम जितेंद्र है और मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पिछले कुछ सालों से किसानों के लिए काम कर रहा हूँ, जिसमें हम किसानों के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव मशीन्स बना रहे हैं और किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितेंद्र जी जो है मैकेनिकल इंजीनियर तो हैं ही, लेकिन बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपने देश के लिए, खास तौर से अपने देश के किसानों के लिए। वो चाहते हैं कि किसानों की हर समस्या को दूर कर दें और उसमें ये लगे भी हुए हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन्होंने लाइव फिश करियर सिस्टम बनाया है, तो इनसे जानते हैं वो क्या है वो जितेंद्र जी। वो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें मछली पालक जो हैं अपनी मछली को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आमतौर पे जब जो किसान हैं, जो मछली पालक हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करते हैं, या फिर कोई ट्रेडर है जो मछली एक किसान से ले रहा है और दूसरे अपनी शॉप पे लेके जा रहा है, तो उसके बीच में टाइम गैप रहता है जिसमें कुछ ना कुछ मछलियाँ मर जाती हैं। कई बार तो ये होता है कि 100% मछलियाँ जो हैं वो मर गई। तो इससे किसान का भी नुकसान हुआ, वो ट्रेडर का भी नुकसान हुआ, दुकानदार जिसने वो परचेज़ की। तो इसके बीच में जो गैप था, इसको फिल करने के लिए ये टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है। हर टेक्नोलॉजी के पीछे कहीं ना कहीं एक बेसिक आइडिया होता है। वो आपको कहाँ से मिला, क्या थी इसकी बैक स्टोरी कि आपको लगा कि ऐसी कोई मशीन मुझे इजाद करनी चाहिए? मैम, ऐसा है कि हम सिर्फ मछली पे नहीं काम कर रहे, इससे अलावा जो किसानों की जो दिक्कत आती है, चाहे कोई हल्दी का किसान आया मेरे पास, कोई आंवले का किसान आया जो राजस्थान में काम कर रहा है, वैसे ही हमें तमिलनाडु से रिक्वायरमेंट आई थी। तो वहाँ पे जो मछली पालक थे उन्होंने रिक्वायरमेंट दी कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। तो फिर हमने उस पर थोड़ा सा स्टडी किया तो देखा ICAR सीफेड में वो टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई थी। तो हमने उनसे संपर्क किया और वो टेक्नोलॉजी ली और उसको हमने प्रैक्टिकली फील्ड में उतारा और अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला। और वहाँ से भी जो तमिलनाडु के किसान थे, वहाँ से भी हमें अप्रिसिएशन मिली। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग करके ज़्यादातर का सपना यही होता है कि वो एक जॉब में जाएं, अच्छा पैसा कमाएं या बाहर जाके सेटल हो जाएं। तो जो आपकी शुरुआत हुई वो कैसे हुई और क्या आपका भी कभी मन हुआ कि आपको जॉब करनी चाहिए? जॉब मैंने की थी, मन नहीं, मैंने जॉब की, पूरे मन से की। 8 से 9 साल जॉब में रहा, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा और कुछ कंसल्टेंसी भी दी इंडस्ट्रीज़ को, पंजाब की इंडस्ट्रीज़ को, चाहे वो दूध से रिलेटेड है, चाहे वो फोर्जिंग है, फाउंड्री है, सभी के साथ काम किया। अच्छा नेटवर्क बना। उसके बाद रिसर्च डिपार्टमेंट में गया, जिसमें हम फार्म मशीन्स डिज़ाइन करते थे और रिवर्स इंजीनियरिंग भी करते थे उस पर। रिसर्च डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा था, आज से 2-3 साल पहले, अभी थोड़ा फास्ट हुआ है,
क्या हो रहा था कि कोई भी किसान, जैसे 8-10 किसान है, अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं डिपार्टमेंट्स को, तो वहाँ से प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ, फंड्स आए, फंड्स आने के बाद डीएसटी से आए या कहीं से भी आए, तो फिर उसमें डिज़ाइन बनता है, फिर प्रोटोटाइप रेडी होता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है। इसी देर में 5 साल निकल जाते हैं। तो किसान आया आज और मशीन मिली 5 साल बाद, और 5 साल बाद भी डिपार्टमेंट्स को कमर्शलाइज करने के लिए कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर चाहिए होता है। तो उसमें भी मैन्युफैक्चरर ने टेक्नोलॉजी ली, फिर उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में गए, फिर टेस्टिंग करवाई, इसी में 7 साल निकल गए। तो इसी दौरान चाइना जो है हमारे देश में अपनी मशीनें उतार देता है। इसी वजह से हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, जो मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया या मेड इन भारत कह लीजिए, वो चीज़ों में कहीं ना कहीं गैप रह जाता है, जिस कारण जो हमारे जैसे स्टार्टअप हैं या इंडस्ट्रीज, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो फेल हो जाती हैं। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे जितेंद्र जी कि जब आपने जॉब छोड़ी और आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया, तो क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? हमारे एक्सपीरियंस जो जर्नी रही है, उसमें हम हंसे भी हैं और रोए भी हैं। जब जॉब से बाहर निकले, जॉब के अंदर एक दायरा होता है जिसके अंदर सब कुछ नॉर्मल है, एनर्जी लेवल नॉर्मल है, पर उसके जब बाहर आते हैं, गेट से बाहर, जॉब छोड़ के गेट से बाहर आए, तब पता लगता है कि बहुत टर्बुलेंस है, एनर्जी कभी हे वायर हो जाती है। तो जब बाहर आए तो काम स्टार्ट किया, यही नहीं समझ आया पहले साल करना क्या है। तो पहले साल स्टार्ट करते करते फार्मर से मिलते मिलते 16 लाख की टर्नओवर, फिर 32 हुई, फिर लॉकडाउन आया बीच में, फिर 36 हो गई। अभी हम अप्रॉक्स 80 लाख क्रॉस कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट है कि 1 CR को क्रॉस करेंगे। जितेंद्र जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। सीफूड साइंटिस्ट डॉक्टर अरमान उल्ला जी इस वक्त मेरे साथ हैं, जिन्होंने लाइव फिश करियर सिस्टम को इजाद किया है। तो सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो सिस्टम आपके मन में आया, तो क्यों आया कि ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए हमें फार्मर्स के लिए? एक्चुअली जो फिश है, फिश तालाब में जब पालन होने के बाद उसको जब बाज़ार में बेचने के लिए फार्मर लेके जाते हैं, तब रास्ते में मर जाती है, और जब मर जाती है तो उसका प्राइस कम से कम 50% डाउन हो जाता है। इसके वजह से बहुत सारे फार्मर और ट्रेडर्स ये हमें अप्रोच करते थे, कई बार अप्रोच किया कि आप ऐसा कुछ हमको सिस्टम बना के दो जिससे मछली को हम बाज़ार तक ज़िंदा लेके जा सके। जी, और आपने जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो दी है जपिंदर जी को, तो रफ्तार इंजीनियर जपिंदर जी। जी जी, हाँ। तो किस तरह से अब सीफेट और जो जपिंदर जी हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं इसको लेकर? एक्चुअली हमने हमारा सीफेट का जो सिस्टम है, हमारा हर टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं, प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, उसका टेस्टिंग वगैरह करने के बाद पेटेंट लेते हैं। सिमिलरली इसका भी पेटेंट वगैरह लेने के बाद हमने इसका अनाउंसमेंट किया कि हमारा ये टेक्नोलॉजी रेडी है। तब कई सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने वो लाइसेंस लिए हमसे, लाइसेंस लेके मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन जो रफ्तार इंजीनियर है उन्होंने ही स्टार्ट किया। सीफेट अपनी टेक्नोलॉजी का किसी को लाइसेंस देता है तो क्राइटेरिया क्या रहता है? क्राइटेरिया ये डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कैसा है। तो हम ऑन टाइम लाइसेंस ओपन देते हैं, वो मतलब वो ऐसा है कि उनको देते हैं, फिर कोई और भी इंटरेस्टेड है तो उनको भी देते हैं। तो ये लाइसेंस जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करके एक प्राइस फिक्स होता है कि इसका लाइसेंसिंग प्राइस ये होगा। पहला सिस्टम ऐसा आपने तैयार किया है जो कि अभी तक पूरे इंडिया में नहीं है, तो अब इसका रिस्पांस, जो फीडबैक है, वो किस तरह का मिल रहा है? फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। हमने जो तमिलनाडु में दिए हैं, तो वहाँ बैंक के जो CSR फंड है उसके अंडर में उन लोगों ने लिया है, लेके कई सारे लोगों को दिया है। तो उन लोगों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि पहले क्या होता था, जो पॉन्ड से हार्वेस्ट करने के बाद, सपोज़ पॉन्ड में 100 किलो फिश है, तो उसको पूरा के पूरा हार्वेस्ट करने के बाद अगर वो सेल नहीं हुआ
तो मच्छी मर जाती थी, वो लॉस होता था, तो सेल नहीं हुआ तो थ्रो अवे प्राइस में बेचना पड़ता था। तो इससे क्या है ना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है बहुत कम हो चुका है। अरमान जी ने अभी बताया हमें कि जो इनकम है फार्मर की, इससे वो बढ़ी है, क्योंकि जो फिशेस जो मर जाती थी उनकी तादाद में काफ़ी कमी आई है। अब हम यहाँ से सीधा एक बार फिर रुक करेंगे जितेंद्र जी के पास और जानते हैं आगे की उनकी स्टार्टअप जर्नी। तो हम फाइनली आ चुके हैं, जो इन्होंने यहाँ पर लाइव फिश कैरियर सिस्टम तैयार किया है उसको समझ लेते हैं किस तरह से प्रोसेस होता है और किस तरह से इसमें जो मछलियाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाती हैं। दोस्तों ये है हमारा लाइव फिश कैरियर सिस्टम, जो कि ICR के साथ मिलके इसमें हम 100 kg तक जो मछली है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं। और इसमें जो टैंक है, टैंक की कैपेसिटी है 1200 लीटर। इसमें जो पानी रहेगा अप्रोक्स 500 से 600 लीटर हम पानी रखेंगे और 100 किलो मछली इसमें हम डाल सकते हैं। नॉर्मली हम कम पानी में भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन लेने के लिए हम पानी का मात्रा थोड़ा बढ़ा के लेते हैं। और इसमें हम फिल्ट्रेशन भी करते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट लगा हुआ है इसमें, और ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो बढ़ाने के लिए एरेटर लगा हुआ है। और इसमें इसके साथ साथ जो गैसेस इसमें बनती हैं उसको निकालने के लिए हमने जो फैंस भी लगाए हुए हैं, जिससे जो अंदर की जो हार्मफुल गैसेस हैं वो बाहर निकलती हैं और फ्रेश ऑक्सीजन जो है, एयर जो है उसके अंदर टैंक के अंदर जाती है, जिससे मछली जो है अच्छे से सांस ले पाती है, उसकी ब्रीदिंग अच्छी होती है और उसकी वो मरने की जो क्षमता है वो कम होती है और जीवित एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचा सकते हैं जी। और इसमें एक चीज़ और है, टेम्परेचर का सबसे बड़ा एक रोल रहता है। टेम्परेचर जो नॉर्मली जो साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ से बताया जाता है कि इसको 18 से 25 डिग्री के बीच में ही हमें लेके जाना चाहिए जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने एक टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट भी दिया है और जो कि कैबिन के अंदर रहेगा, जिधर ड्राइवर, क्योंकि हर बार हम टेम्परेचर देखने के लिए अगर बाहर आएंगे तो अच्छा नहीं रहता, तो वो कैबिन में ही रहता है। उसका सारा कंट्रोल जो है कैबिन के अंदर ही रहेगा, कब कब पंप को ऑन करना है, ऑफ करना है, कब एयरेटर चलाने हैं। तो वैसे तो ऑटोमेटिकली ही हो जाता है, बट अगर हमने अपने तौर पे भी उसको करना है कंट्रोल मैनुअली, तो वो भी पॉसिबिलिटी है जी। तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जितेंद्र जी? बिल्कुल मैम, ये बैटरी से चलता है और इसको हम ई-रिक्शा पे, नॉर्मली ये कंसेप्ट ई-रिक्शा के लिए हमने शुरू किया था, जो कि ICR के साथ किया था। पर इसमें कुछ किसान ऐसे आते हैं जिनके पास ई-रिक्शा नहीं, ऑलरेडी उनके पास छोटा हाथी है या और कोई व्हीकल है, तो उसके लिए वो डिज़ाइन करवा लेते हैं हमसे। तो ये भी हमने एक हिमाचल में के लिए दिया है सिस्टम। तो इसमें हमने चिलर नहीं लगाया, चिलर भी इसमें लगाना पड़ता है क्योंकि कुछ एरियाज़ में गर्म हवाएं चलती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उससे भी हॉट स्ट्रेस पैदा होता है मछलियों में। और वैसे ही कोल्ड स्ट्रेस भी मछलियों में ठंडे इलाके में होता है, तो उसके लिए हम हीटर्स प्रोवाइड करते हैं इसमें। और अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो क्या इसमें कोई ड्यूरेशन भी है कि 2 घंटे 4 घंटे तक ही ये काम करता है, या फिर अगर कोई सपोज करिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाना चाहता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 10 से 12 घंटे या 24 घंटे भी हम मान लें, तो क्या तब भी ये लाइव सिस्टम कैरियर यूज़फुल है? तो अगर हम 24 घंटे या 12 घंटे की बात करें, नॉर्मली हम 7 to 8 आवर्स लेके चलते हैं। अगर इसके ज़्यादा हम कर रहे हैं तो हमें पानी को भी इसको बदलना पड़ेगा, और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जब हम जा रहे हैं तो रास्ते में हम पानी भी इसका बदलें, और बदलने के बाद अपना इसका बाकी जो सिस्टम है वैसे ही चलता रहेगा। और अगर चार्जिंग का जो हम बैकअप लेके चलते हैं वो 7 to 8 आवर्स होता है। और अगर इससे ज़्यादा करना है तो हमें थोड़ा, अगर चार्जिंग हम साथ में कर लें, रास्ते में थोड़ा स्टे भी कर लेते हैं, ढाबे पे रुक जाता है बंदा, तो वो बेटर है कि अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो हमें थोड़ा सावधानियाँ भी बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जिंदा चीज़ है, मछली ये जिंदा चीज़ है जी। तो यहाँ पर मैं ये एक ब्लैक कलर का सिस्टम भी देख रही हूँ बाहर, ये क्या चीज़ है? ये हम ऑप्शनल देते हैं। जैसे ये जो हिमाचल वाले हैं, इन्होंने तो एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट करना है तो खुद ही सेल करना है, तो वो क्या कर रहे हैं कि स्कूप से मछली को निकाल के वो आगे जो है हैंड ओवर कर देते हैं। बट समहाउ कुछ ट्रेडर, बड़े ट्रेडर होते हैं जो कि किसान जो मछली पालक से लेके मछली आगे शॉप्स पे देते हैं, तो उनको क्या होता है कि वो एक एक मछली पकड़ के बाहर नहीं निकाल सकते, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके लिए क्या है, ये हमने वॉल दिया, ड्रेन वॉल, इसको खोलो, जो कि 6 इंच से नीचे की मछली जो है वो ईजिली इसमें से बाहर आ जाएगी, और इससे समय भी बचेगा
और एक्स्ट्रा जो लेबर लग रही है, लोग जो बीच में जाते हैं पानी के अंदर, कुछ ना कुछ अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस जो हैं उसको भी हम साइड में करेंगे। बची बिल्कुल रहेंगी, बिल्कुल। बिल्कुल। जितेंद्र जी, आपने बताया था इसके अलावा भी आपने फार्मर्स के लिए काफी सारी टेक्नोलॉजी इजाद की हुई है, हम बिल्कुल। उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमने रोटावेटर बनाया 10 फीट का, जो कि रिक्वायरमेंट थी किसान की। और उसके बाद हमारे पास हल्दी के किसान आए। हल्दी के किसानों के लिए हमने पूरा प्रोसेसिंग प्लांट डिज़ाइन किया, वो भी छोटे जो मध्यम किसान हैं या छोटे किसान हैं उनके लिए। फिर उसके बाद हमारे पास राजस्थान से किसान आए जो कि आंवले पे काम कर रहे थे, उनके मुरब्बा और कैंडी, और उससे रिलेटेड हमने मशीनें बनाई। और फिर हमने MOU साइन किया PAU के साथ, जिसमें सोलर डिहाइड्रेशन सिस्टम, क्योंकि हल्दी हो गया, आंवला हो गया, उस पर ड्राइंग तो करनी ही है, सुखाना तो है ही है, तो उसके लिए MOU साइन किया कि ऑथेंटिक मशीन हम बनाएं और किसानों तक लेके जाएं। और उसके बाद फिर हमने CSIR के साथ MOU साइन किया, ICAR के साथ कुछ टेक्नोलॉजीज़ पे MOU साइन किया। और जैगरी जो गुड़ के जो किसान हैं, जो गुड़ बना रहे हैं, गन्ना उगाते हैं और गुड़ बनाते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए हैं जो कि अभी तक मैं कह सकता हूँ कि 1000 से ज़्यादा किसानों को हम उस पर ट्रेनिंग दे चुके हैं। जो बर्फ़ी जैसे जो गुड़ हो गया या फिर कैंडी हो गई, उस चीज़ में लेके आए हैं। ग्राउंड लेवल की चीज़ों को आपने प्रॉब्लम्स को समझा है और तब आपने इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं। तो शहद के किसान भी हमारे पास आए, उनके लिए भी कुछ मशीनें, प्रोसेसिंग प्लांट बनाया हमने। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी मशीनें भी बनाई, ड्रायर, इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर बनाया, पल्पर बनाया। फिर एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का हमने मशरूम प्रोसेसिंग का पूरा सिस्टम जो है लैब डिज़ाइन की, वो भी हमने उत्तराखंड में लगाया। और नैनी डंडा में हल्दी का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट रोस्टिंग मशीन हो गई, और बड कटर हो गया गन्ने का, शुगर केन का। तो ऐसे बहुत सी मशीनें हैं जो जिस पे काम कर रहे हैं। इतनी सारी टेक्नोलॉजी आप डिस्कवर कर चुके हैं, इन्वेंट कर चुके हैं। अगर मैं आपसे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट पूछूं तो इन सारी मशीनों में आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट तो अभी बाकी है जी। जिसमें हमने कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को दोबारा रिवाइव करना है, और जिसमें सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उस चीज़ पे काम करना है जिसमें हम कम खर्च में अच्छा मुनाफा और अच्छी खेती और मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो भी हम बढ़ा सकें, और कुदरत से हम ले रहे हैं और कुदरत को हम कुछ दे भी पाएँ। तो उसके लिए हम बुल ड्रिवन घानी, जो बैल चलित जो तेल के कोल्हू होते थे, तो वो भी हम आगे करने वाले हैं। मोटराइज्ड तेल वाले कोल्हू तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, और कुछ जगह पे हमने इंस्टॉलेशन भी की है और अच्छे चल रहे हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर जब ये कहता है कि वो वापस बैलों वाला कोल्हू वापस लेके आना चाहता है खेती में, क्या वजह है उसके पीछे? वजह यही है मैम कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं रोड साइड कितना गायें या बैल जो है, नंदी हैं हमारे, कभी गाड़ी उसमें बजी है, कभी ट्रक बजा हुआ है, तो नुकसान दोनों तरफ हो रहा है, लोगों का भी हो रहा है और पशुओं का भी हो रहा है। इसीलिए जो बुल ड्रिवन घानी और बुल ड्रिवन चक्की, वो दोनों चीज़ों पे मैं काम करने वाला हूँ। ये सोच वाकई भारत में ही मिल सकती है। मशीनें ज़रूरी तो हैं क्योंकि आगे बढ़ना है, देश को तरक्की दिलानी है, तो ये ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो संस्कृति, सभ्यता और जो हमारे जानवर है, क्योंकि ये पूरा एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, इकोसिस्टम को अगर हमें बैलेंस करना पड़ेगा, इसको भी बैलेंस करके हमें चलना है। अगर गायें बचेगी तभी खेती बचेगी। जितेंद्र जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में, और हम हैं लुधियाना पंजाब में। हमारे साथ हैं मैकेनिकल इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे बहुत सारी बातें की थी। हमने जो आपने टेक्नोलॉजी तैयार की हैं फार्मर्स के लिए, उनके बारे में जान लिया है। अब लास्ट में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो आपका अपना फ्यूचर विजन है वो क्या है? कुछ है जो अभी भी मन में खटकता है। जैसे हम बात करते हैं कि मिलेट्स पे बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में काम हो रहा है, नाम हो रहा है मिलेट्स का, जो हमारे मोटे अनाज थे वो भी कहीं ना कहीं पीछे छूट गए थे, अब दोबारा हम लेके आ रहे हैं। और इसमें जो किसानों के साथ हम मिले हैं, जो किसानों के समूह से मिले हैं, कहीं ना कहीं इसमें कुछ हमें कमियां दिखी हैं इसकी प्रोसेसिंग में। तो उन चीज़ों पे हम दोबारा जो है काम करने का नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, जो एम है कि वो कमियां दूर करके कि मिलेट्स इतने सक्षम हो जाएं, इतनी उसकी सफाई जो है प्रॉपर तरीके से हो जाए कि हर जगह पे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बने और किसान इजीली आसानी से उसकी प्रोसेसिंग, चाहे वो डीहलिंग हो, चाहे उसको क्लीन करना हो, चाहे उसकी ग्रेडिंग करनी हो, तो सब वो कर पाएँ। तो इस चीज़ पे हम आगे काम करना चाहेंगे और उसका ब्लूप्रिंट हम रेडी कर चुके हैं। बट थोड़ा सा अभी फंड्स की कमी के वजह से थोड़ा उस चीज़ को हम पाइपलाइन में रख के बैठे हैं। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में वो भी करेंगे। मैं सबसे पूछती हूँ मैसेज कि आप व्यूअर्स को क्या देना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उससे पहले आपसे मैसेज टू द गवर्नमेंट भी पूछूं, क्योंकि आप एक बहुत ही पैशनेट इंजीनियर हैं। ख़ास तौर से आप एग्रीकल्चर में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट से किस तरह की मदद चाहते हैं वो भी मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं। बहुत से ऐसे इंजीनियर हैं जो भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने अपनी हर मशीन पे मेड इन इंडिया की जगह मेड इन भारत लिखा है, क्योंकि हम भारत को याद रखें, अपनी सभ्यता को याद रखें। और नेक्स्ट यही है कि अगर पॉसिबिलिटी अगर ऐसी होती है गवर्नमेंट की, तो हमारे जैसे स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ ग्रांट्स का कुछ होना चाहिए या R&D का हमें सपोर्ट होना चाहिए। R&D हम अपने लेवल पे भी करते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है। और जब हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इवन ICR सीफेट के साथ हमने मिलके कुछ टेक्नोलॉजीज़, एप्पल किन्नू ग्रेडिंग मशीन भी हमने बनाई है, और टोमेटो ग्रेडिंग पे और इमेज एनालिसिस बेस्ड उस पे भी ICR के साथ काम किया है। तो अच्छा एक रिस्पांस रहता है, बट कहीं ना कहीं कुछ R&D जो होती है वो इंडस्ट्री लेवल पे होनी ज़रूरी होती है। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट जो कर रहे हैं दैट इज़ फाइन, वो सही है, बट हमारे लोकल लेवल पे हमें सपोर्ट इन हाउस ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ हेल्प अगर हो पाए सरकार की तरफ से तो वो अच्छा है, जिससे हम अपने लिए भी कुछ फ़ायदा कर सकते हैं आने वाले टाइम में और किसानों के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि जो आपका सजेशन है वो भारत सरकार तक पहुँच चुका है, और अब मैं चाहूँगी कि आप अपना मैसेज हमारे व्यूअर्स को भी दें, खास तौर से उस यूथ को दें जो एग्रीकल्चर से अभी थोड़ा भागता है और वो सोचता है एग्रीकल्चर पढ़े लिखों का काम नहीं है। आप उनको आज क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल ना एक मिथ है। एग्रीकल्चर जो है वो सभी का काम है, वो पढ़े लिखे हो गए, अनपढ़ हो गए, वो सभी का काम है। खेती से जुड़कर रहेंगे तो सब कुछ हम पालेंगे। आने वाला टाइम अभी खेती का ही है, पुराना भी खेती का था, बट अभी क्या है, बाहर के मुल्क, मैंने जब असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा था, वो एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहाँ पे 180 बच्चों को पढ़ाया और 120 जो हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई US कोई कहीं और। अभी बाहर के मुल्कों में हम देख रहे हैं रिसेशन का लेवल बढ़ रहा है, और आगे इतना बढ़ेगा कि लोग शायद हो सकता है कि ढूंढें कि हम भारत में कैसे घुसें, और तब शायद हो सकता है बाहर की गवर्नमेंट्स हैं उनको आने ना दें, क्योंकि बड़े बड़े लोन लेके वहाँ पे घर बना लेते हैं, कोई कोठी कोई कुछ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फंसे ना रह जाएं। यहाँ पे अपनी धरती, अपनी ज़मीन पे टिक के काम करें तो बहुत कुछ रेवोल्यूशन हम ला सकते हैं। अगर कोई ऐसे यंग बच्चे जो हैं, यूथ है, जो साथ में मिलके काम, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो भी हमसे
जुड़ सकते हैं। शायद जितेंद्र जी यही कहना चाह रहे थे कि जो स्टार्टअप है आप उसकी शुरुआत करिए। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि कई बार होता है कि जो पहला कदम है वो थोड़ा हमें हिचकिचाहट होती है लेने में, तो अगर थोड़ी हिचकिचाहट है तो इस तरह के जो हमारे जितेंद्र जी हैं, इस तरह का जो काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, आप शुरुआत में इनको भी वॉलंटरली ज्वाइन कर सकते हैं और आगे चल के फिर आप अपने लिए रास्ता तलाश कर सकते हैं। जितेंद्र जी, इवन हम तो इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं, अगर वो एज अ वॉलंटियर वर्क करेंगे साथ में, अगर हमें लगेगा कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, दिल से काम कर रहा है, तो उसमें हम अपना कुछ ना कुछ रॉयल्टी, अपना प्रॉफिट शेयर भी कर सकते हैं उनसे, कि उनका भी घर का अपना ब्रेड एंड बटर चले और हमारे साथ जुड़ के वो सीखें भी, आगे भी बढ़े। तो जितेंद्र जी का पैशन देखकर मुझे यहाँ पर 2 लाइनें याद आती हैं। मेहनत करने वालों से मत पूछो सुकून क्या होता है, चुनौतियों से वो नहीं डरते जिन्हें जीत का जुनून होता है। जितेंद्र जी, आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा और आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई, और कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी लोगों को आज मोटिवेट किया होगा आज आपने। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। थैंक यू। हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम बड़ी बड़ी मशीनों से ज़रा हट के टेक्नोलॉजी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके छोटे किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए काम करें। हमारी ये कोशिश है कि हम खेती में से कॉम्प्लिकेशंस को निकालें, जितना हो सके हम प्रकृति के नज़दीक जाके सादगी और संतुलन के साथ धरती माँ की सेवा कर सकें। प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप के साथ अगर आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, फिर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। दोस्तों, आपका जो फीडबैक प्रोग्राम को लेकर हमें मिलता है, हमें बेहद खुशी होती है उसको देखकर। उम्मीद करते हैं आप अपना ये फीडबैक जारी रखेंगे। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।